हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस की को स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर इनिशियली, की रिक्वायरमेंट्स है शुरुआत में क्लियर नहीं है। फ्रीक्वेंट कस्टमर फीडबैक एक्सपेक्टेड है। सिस्टम इज बिजनेस क्रिटिकल। तो इसमें से कौन सा एसडीएलसी मॉडल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? वाटरफॉल, स्पाइरल, वी मॉडल या इंक्रीमेंटल? क्योंकि हमें शुरुआत में रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है, एक बार में हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, तो हम यूज करेंगे स्पाइरल। ठीक है, कि वो स्पाइरल होके बार बार नई रिक्वायरमेंट्स पता लगती जाएंगी और हम उसको क्या करते जाएंगे, उसके ऊपर वर्क करते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। और इसमें कस्टमर फीडबैक भी आता रहता है। प्रोजेक्ट जो है वो बिजनेस क्रिटिकल रहता है, यानी कि रिस्क एनालिसिस इसके अंदर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि बिजनेस क्रिटिकल बता रखा है तो रिस्क एनालिसिस भी उसमें होता रहता है। तो करेक्ट आंसर इज। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन बने कि हाई रिस्क है, ठीक है, हाई रिस्क, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, जैसे यहाँ पे आया रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हैं, चेंज हो रही हैं, कस्टमर फीडबैक चाहिए, तो आपका आंसर होगा स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट कपलिंग इज ऑलवेज ट्रू? कपलिंग के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट ट्रू है? डेटा कपलिंग इज प्रेफरेबल टू स्टैम्प कपलिंग। डेटा कपलिंग प्रेफर रहती है स्टैम्प कपलिंग से, या कंटेंट कपलिंग प्रेफर रहती है कॉमन कपलिंग से? तो पहले आपको ऑर्डर बता देती हूँ, बेस्ट टू वर्स्ट चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्स्ट रहेगा, तो बेस्ट रहता है डेटा कपलिंग। ठीक है, फिर रहता है स्टैम्प, फिर आता है कंट्रोल, फिर आता है एक्सटर्नल, फिर आता है कॉमन, सबसे लास्ट में आता है कंटेंट कपलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है डेटा कपलिंग प्रेफर्ड रहती है देन द स्टैम्प कपलिंग, तो ये बिल्कुल ठीक है। कंटेंट कपलिंग प्रेफर्ड रहती है कॉमन कपलिंग से, कंटेंट कपलिंग ये थी, और जो कॉमन है वो ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल कपलिंग हमेशा इंप्रूव करती है मेंटेनेबिलिटी को, तो कंट्रोल कपलिंग हमेशा ही मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैम्प कपलिंग प्रेफर्ड रहती है देन द डेटा कपलिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ next question, which testing technique is most likely to detect missing functionality rather than incorrect implementation? हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सी मिसिंग फंक्शनैलिटी है, हमें मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको करेक्ट नहीं करना। तो ये कहाँ पे पता लगता है किस टेस्टिंग में? स्टेटमेंट टेस्टिंग, पार्ट टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, या फिर रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें डिटेक्ट करनी है कि क्या मिसिंग फंक्शनैलिटी है। तो इसमें फंक्शनैलिटी मिसिंग नहीं, इसमें हमारा किस ऑर्डर में हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सब टेस्ट हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टेस्टिंग के अंदर तो चेक करेगा कोड स्टेटमेंट को कि वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। पार्ट टेस्टिंग में टेस्ट करेगा वेरियस पार्ट्स को, जो वेरियस एग्जीक्यूशन पार्ट्स हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, उसके अंदर भी क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में टेस्ट करते हैं इनपुट बाउंड्री वैल्यूज को। इसीलिए करेक्ट आंसर इज डी। कोई मिसिंग फीचर तो नहीं है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम कंटेन्स 5 डिसीजन नोड। 5 डिसीजन नोड्स आते हैं उसमें, तो सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट क्या रहेगा? सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डिसीजन नोड्स +1 कर दो। तो डिसीजन नोड 5 थी, +1 कर दिया तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस व्हिच कंपोनेंट जनरली कैरीज द हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वेट? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में एक इंटरनल लॉजिकल फाइल होती है, वो क्या है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन की। जो ये क्या कंटेन करती है, जो इंटरनल लॉजिकल फाइल है वो कंटेन करती है ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैनेज करना इंटरनल डेटा को वो ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाएगा, इसी की वजह से उसकी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वेट रहेगी। तो ये होगा इंटरनल लॉजिकल फाइल। ठीक है, इंटरनल लॉजिकल फाइल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इनपुट भी नहीं होगा, इंक्वायरी भी नहीं होगा, और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल भी नहीं होगा। इनपुट में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनपुट ऑपरेशंस के सबसे लोअर वेट्स रहते हैं। इंक्वायरी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंपल इनपुट आउटपुट ही हो रहा है, कोई ऐसे डेटा मॉडिफाई नहीं हो रहा। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल है, ये भी क्या है, डेटा को रेफर किया जा रहा है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल से, कोई मेंटेन नहीं हो रहा, कोई एप्लीकेशन उसको कुछ मेंटेन नहीं कर रही उस डेटा को, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी। A module passes an entire employee object to another module. एक मॉड्यूल ने पास किया है इंटायर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को दूसरे मॉड्यूल के अंदर। ऑल्दो ओनली एम्प्लॉय आईडी इज रिक्वायर्ड, एक एम्प्लॉय आईडी ही रिक्वायर्ड है। तो ये क्या है, डेटा कपलिंग है, स्टैम्प कपलिंग है, या फिर कंट्रोल कपलिंग है, या कॉमन कपलिंग है? डेटा कपलिंग में क्या होता है, इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा पास होता है। ठीक है, तो डेटा कपलिंग इसलिए नहीं हुई है। स्टैम्प कपलिंग
इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड ही पास किया जाता है, तो हम वही तो कर रहे हैं, तो ये स्टैम्प कपलिंग हुई। कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है कि एक कंट्रोल फ्लैग को पास किया जाता है जिसकी वजह से दूसरे मॉड्यूल के बिहेवियर को हम चेंज कर सके। तो ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो ये नहीं हुआ। कॉमन कपलिंग में क्या होता है, मॉड्यूल जो होते हैं वो शेयर करते हैं ग्लोबल डेटा को, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर इज बी। A software has 20 independent paths. एक सॉफ्टवेयर के अंदर 20 इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड फॉर बेसिक पाथ टेस्टिंग। अब पाथ टेस्टिंग की करनी है, 20 इंडिपेंडेंट पाथ है, तो ऑब्वियस आंसर है कि इसका आंसर 20 ही रहेगा ना। नाउ मैट्रिक्स इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग कोहेशन। कोहेशन को इंक्रीज कर दें तो इनमें से क्या अफेक्ट होगा, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, फैन इन, मेंटेनेबिलिटी या फिर हॉलस्टेट वॉल्यूम। तो इसमें क्या इंक्रीज होगा, हमारा ये बताना क्या इफेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंटेनेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करेगी अगर हमने कोहेशन को इंक्रीज कर दिया। हायर कोहेशन होता है तो क्या इंप्रूव होता है, एक तो रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। तो अगर इनमें से कुछ भी हो तो उसका वही, इसका आंसर वही होगा, ठीक है। ये सारे के सारे नहीं होंगे। ये तो डिसीजन पाथ को मेजर करता है, इसमें कोहेजन का कोई लेना देना नहीं है। फैन इन मेजर करता है कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स कॉल अ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल कितने दूसरे मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा है, तो ये फैन इन होता है, तो इसका भी कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम है, हेल्स्टेड वॉल्यूम है, ये क्या है, ये मेजर करता है कोड के साइज को, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स, तो इससे भी कुछ इसका लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज मेंटेनेबिलिटी। A defect is introduced during the coding. एक डिफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया कोडिंग के टाइम पे, बट डिस्कवर ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग से हमें पता लगा। एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट रिमूवल इज, डिफेक्ट को रिमूव करने की जो एक्टिविटी है वो क्या है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिबगिंग या फिर इंस्पेक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आएगा इसका डिबगिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट बिल्ड करेक्टली और नॉट, ठीक है, ये याद रखना, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है, प्रोडक्ट इज बिल्ड करेक्टली और नॉट। वैलिडेशन में चेक करते हैं वेदर राइट प्रोडक्ट इज बिल्ड, वेदर ठीक है। डिबगिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉज और रिमूव करते हैं डिफेक्ट को। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, इंस्पेक्शन में डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स को, डिटेक्ट डिफेक्ट थ्रू रिव्यू, ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं किया जाता, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना है। इंटरनल कोड नॉलेज इज अननेसेसरी, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें इंटरनल कोड जो कोडिंग है उसकी जो नॉलेज होना जरूरी नहीं है। टेस्ट केसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, तो बिल्कुल ठीक है। इट गारंटी एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट या फिर इट कैन रिवील मिसिंग फंक्शनैलिटी, तो इसमें मिसिंग फंक्शनैलिटी का पता लग जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो करेक्ट आंसर इज सी। ये टेस्ट करता है फंक्शनैलिटी को, ठीक है, कि प्रॉपर फंक्शनैलिटी हो रही है कि नहीं हो रही। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो टेस्ट करती है कोड कवरेज, ठीक है। A project has the following characteristics. Requirements are mostly stable. Requirements जो हैं ज्यादातर stable हैं. Safety certification is mandatory. ठीक है. और every development phase must have a corresponding testing phase. ये सब हमें given है. Late requirement changes are expensive. अगर late requirement हम बाद में changes करेंगे तो वो expensive पड़ेगी. तो इसमें से कौन सा मॉडल है वो सेटिस्फाई कर रहा है सारी की सारी कंडीशन को, तो हर एक के अंदर हर डेवलपमेंट फेज के अंदर टेस्टिंग हो रही है, यही काफी हिंट था, वो है हमारा बी मॉडल। पैरेलली हर एक फेज पे टेस्टिंग होती है ना, तो करेक्ट आंसर इज बी। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। 100% ब्रांच कवरेज गारंटीज 100% स्टेटमेंट कवरेज। 100% हम ब्रांच कवरेज करेंगे तो वो गारंटी देगी कि 100% स्टेटमेंट कवरेज हो रही है। 100% स्टेटमेंट कवरेज गारंटी देती है 100% ब्रांच कवरेज की, या 100% पाथ कवरेज गारंटी देता है ऑल पॉसिबल डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेड, या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस गारंटी कंप्लीट इनपुट कवरेज। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा, तो ये है कि 100% जो ब्रांच कवरेज है वो गारंटी देगी कि हमारी सारी स्टेटमेंट्स कवर हो रही हैं, ठीक है, कि हमने सारी सारी ब्रांचेस को अगर कवर कर लिया तो ऑब्वियस है ना, सारी स्टेटमेंट्स जो उसके अंदर आ रही हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसआरएस डॉक्यूमेंट स्टेट्स द सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्ड क्विकली, तो इसमें से विच क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ एसआरएस इज वायलेटेड, कौन सी एसआरएस की क्वालिटी वायलेट हो रही है, उसे क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, तो इसमें कंसिस्टेंसी,
ऐसा कुछ इसमें कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ओकर नहीं हो रहा दूसरी रिक्वायरमेंट से। वेरिफिएबिलिटी यानी कि रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज क्विकली इज सब्जेक्टिव, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा क्विकली हमें रिस्पॉन्ड करना है। मॉडिफिएबिलिटी रेफर टू द हाउ इजीली एसआरएस कैन बी अपडेटेड, और ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम उसको ट्रेस कर सके। ठीक है, मतलब कितना ये रेफर करता है कि रिक्वायरमेंट्स को लिंक करना, ताकि हम क्या कर सके, डिजाइन कोड और टेस्ट कर सके। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि वो फास्ट, क्विकली, यूजर फ्रेंडली, एफिशिएंट, इजी ये है। तो ये वॉयलेट कर रहा है वेरिफिएबिलिटी को, क्योंकि ये क्या है, इतनी जल्दी हम वेरीफाई नहीं कर सकते ना, वेरिफिकेशन में तो टाइम लगता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। A software system never crashes but frequently produces incorrect requests. क्रैश नहीं हुआ लेकिन फिर भी इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो सॉफ्टवेयर हैज हाई रिलायबिलिटी एंड हाई करेक्टनेस, तो ये तो नहीं है। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी बट लो करेक्टनेस, लो रिलायबिलिटी हाई करेक्टनेस ये भी नहीं है, लो रिलायबिलिटी लो करेक्टनेस ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज दिस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट फेलियर, कि वो विदाउट फेलियर रन हो रहा है, तो रन तो हो ही रहा है लेकिन वो इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो ये करेक्टनेस पे इसका इशू आया है, रिलायबिलिटी के अंदर इशू नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर कुछ क्रैशेस होकर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो हाईली रिलायबल है। अब नेक्स्ट आता है, असर्शन दे रखी है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशंस के बाद जो है रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और रिग्रेशन टेस्टिंग वेरीफाई करती है दैट अनचेंज पार्ट्स स्टिल वर्क प्रॉपर्ली और नॉट, जो अनचेंज पार्ट्स हैं वो अभी भी, जो हमने नई फंक्शनैलिटी लेके आए उसके बाद भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो मतलब होता है उसका रीटेस्ट करना एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को मॉडिफिकेशंस के बाद, तो दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, हाई टेक्निकल रिस्क है उसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है, ये वही वैसा वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। लार्ज डेवलपमेंट टीम है, तो ये कौन सा मॉडल आएगा, तो रिस्क को जो है उसमें हाई है, तो ऑब्वियस है रिस्क देखोगे तो सिंपल स्पाइरल को आपको टिक कर देना है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हो रही है, वो है स्पाइरल मॉडल। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज फॉल्स, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। परफेक्टिव मेंटेनेंस मे इंप्रूव परफॉर्मेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिड्यूस फ्यूचर मेंटेनेंस एफर्ट, एडेप्टिव मेंटेनेंस फिक्स करती है सॉफ्टवेयर बग्स को, या करेक्टिव मेंटेनेंस रिमूव करती है डिफेक्ट्स को। तो कौन सी फॉल्स है हमें ये बताना है। परफेक्टिव मेंटेनेंस इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिड्यूस करती है फ्यूचर मेंटेनेंस एफर्ट को, बिल्कुल ठीक है। अडेप्टिव मेंटेनेंस ये कहता है कि फिक्स करती है सॉफ्टवेयर बग्स को, नहीं, ये फिक्स नहीं करती, ये मेंटेन कर, ये जो है ये अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, नए चेंजेस आए उससे अडेप्टेशन को इंप्रूव करती है। अडेप्टेशन इसके अंदर क्या करता है, अडेप्टिव मेंटेनेंस अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ना कि ये फिक्स करती है सॉफ्टवेयर बग्स को। करेक्टिव मेंटेनेंस रिमूव करती है डिफेक्ट्स को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली, ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ऑपरेट कर रहा है लगातार। एवरेज टाइम बिफोर फेलियर इज, एवरेज टाइम जो है फेलियर से पहले ये है, एंड एवरेज रिपेयर टाइम आफ्टर फेलियर वो है 8 आवर्स। तो एमटीबीएफ निकालना है हमें, एमटीबीएफ मींस कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, ये निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, बिटवीन फेलियर एमटीटीएफ ये प्लस एमटीटीआर, ठीक है, रिपेयर टाइम और फेलियर टाइम। तो ये क्या था हमारा 120 था प्लस ये था 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। इसके अंदर यही आता है मीन टाइम, जो ये कहाँ गया, एमटीबीएफ, एमटीबीएफ जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है, यही ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम फ्रॉम वन फेलियर टू द नेक्स्ट फेलियर इंक्लूडिंग रिपेयर टाइम, रिपेयर टाइम को भी जो है इंक्लूड किया जाएगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो करेक्ट आंसर इज 120। विच क्वालिटी मॉडल इंट्रोड्यूस द फैक्टर्स, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी या फिर मेंटेनेबिलिटी। जो ये मॉडल है क्वालिटी मॉडल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सबको रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो है मैककॉल क्वालिटी मॉडल, तो करेक्ट आंसर इज दिस। जो ISO 9126 है ये डिफाइन करता है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या जैसे कि फंक्शनैलिटी, रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सब बताता है। जो मैककॉल है वो बताता है करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंट है, इंटीग्रिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये इसके बारे में बात करता है। बॉर्न मॉडल है ये फोकस करता है करेक्टरिस्टिक्स लाइक पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी के बारे में। और जो ISO 25010 है ये बताता है मॉडर्न रिप्लेसमेंट, ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट है इसका, ठीक है, जिसमें क्या आ गया, कुछ अपडेटेड क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मैककॉल होगा।
Next question. Which COCOMO project type generally has the highest exponent B, therefore fastest growth in effort with the project size? तो ये बताना है हमें, ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है, एम्बेडेड है या एजाइल है। ठीक है, तो एफर्ट इक्वेशन क्या होती है? एफर्ट की इक्वेशन होती है ए इंटू के लॉग बी, ये होती है ना। तो ये कहता है कि जो एक्सपोनेंट बी है वो कंट्रोल हाउ रेपिड, मतलब एक्सपोनेंट बी है ये बताता है कितना हाई, हाउ रैपिडली एफर्ट इंक्रीजेस जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज ग्रो होगा। ठीक है, तो इसमें इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू के लॉग। ठीक है, तो अब यही बताना है हमें। तो ऑर्गेनिक के अंदर तो क्या होता है कि स्मॉल लोएस्ट एक्सपोनेंट रहती है, तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। सेमी डिटैच के अंदर क्या होता है? मीडियम एक्सपोनेंट रहती है, तो ये भी गलत। हमें फास्टेस्ट ग्रोथ दिखानी है, तो ये एम्बेडेड जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड। जो एजाइल है वो तो कोई कोकोमो प्रोजेक्ट टाइप ही नहीं है, तो इसलिए इसकी तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। आई होप आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा।